आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली वजीर दिफा योव गैलेंट ने फिर लगाई नेतन्याहू की क्लास। नेतन्याहू के टोटल विक्ट्री के दावों को बताया हवाबाजी। साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा नफरत की सियासत की वजह से मुल्क का बुरा हाल। शिया वक्फ बोर्ड ने हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को बताया कौम के लिए अच्छा। गुजरात में इंडियन मुस्लिम लीग की बैठक, लीग का गुजरात इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान। किरण रिजिजू का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान में अकलियतें महफूज। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा यूएसटीएम का गेट जिहाद की निशानी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई, मुस्लिम फरीक पर सुनवाई में देरी का लगाया इल्जाम। शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलने की इजाजत, किसानों ने 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। मनीष सिसोदिया ने की स्कूली बच्चों से मुलाकात, कहा मैंने 17 महीनों में इसे सबसे ज्यादा किया मिस। नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। बड़े बड़े दावे करने वाला नेतन्याहू एक तरफ जहां मुख्तलिफ जंगी मोर्चों से मुंह की खा रहा है, वहीं अब वो अपने मुल्क में भी लगातार घिरता जा रहा है। दरअसल इजरायली वजीर दिफा योव गैलेंट ने नेतन्याहू की एक बार फिर क्लास लगाते हुए उसके टोटल विक्ट्री के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, गैलेंट ने हमास के साथ होस्टेज डील की भी हिमायत की है। खुद को लगातार घिरता देखकर नेतन्याहू की हालत बुरी तरह खराब है। इजरायली पीएम नेतन्याहू और इजरायली वजीर दिफा योव गैलेंट के दरमियान की कशीदगी काफी पुरानी है। गैलेंट ने पहले भी कई मौकों पर नेतन्याहू को निशाने पर लेते हुए बड़ा हमला बोला है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले के लिए भी गैलेंट नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा चुका है। हर तरफ से घिरे नेतन्याहू के लिए एक के बाद एक खतरे की घंटी बज रही है। इजरायली वज़रा से लेकर इजरायली अवाम की अक्सरियत तक नेतन्याहू के मुखालिफों में तेजी से इजाफा हो रहा है। योव गैलेंट की नेतन्याहू के खिलाफ बयानबाजी इजरायली हुकूमत के दरमियान बड़ी फूट का सबूत है। द टाइम्स ऑफ इजराइल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने गजा में जारी जंग को लेकर नेतन्याहू के एब्सोल्यूट और टोटल जीत के दावों को बेतुका बताया है। साथ ही जीत के हदफ को हासिल करने के लिए नेतन्याहू की हिम्मत पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। गैलेंट ने कहा है कि नेतन्याहू के गजा में जीत के बड़े बड़े दावे जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। बता दें कि गैलेंट का ये बयान नेसेट के मेंबरों की सीक्रेट मीटिंग से हिब्रू मीडिया में लीक हुआ है। इस मीटिंग में गैलेंट ने न सिर्फ नेतन्याहू की जमकर क्लास लगाई, बल्कि मीटिंग के दौरान हमास के साथ हॉस्टेज डील की भी हिमायत की, भले ही डील कई मरहलों में हो। उधर गैलेंट की बयानबाजी से बुरी तरह बौखलाए हुए नेतन्याहू ने जवाबी हमला बोलते हुए गैलेंट के तबसरे को इजराइल मुखालिफ बता दिया। इसके अलावा नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि गैलेंट भी टोटल विक्ट्री से जुड़ा है। नेतन्याहू के सनकपन के खिलाफ न सिर्फ उसके खुद के वजीर हैं, बल्कि अब तो इजरायली फौज भी खुलकर नेतन्याहू को हकीकत का आईना दिखाने लग गई है। न्यूज वेबसाइट अल मयादीन के मुताबिक इजरायली फौज के 100 से ज्यादा अफसरान ने नेतन्याहू समेत कई सीनियर इजरायली अफसरान के दावों को खारिज किया है, जो कहते हैं कि गजा में आईडीएफ की जीत हो रही है। 100 से ज्यादा आईओएफ अफसरान ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हलेवी के नाम एक खत पर दस्तखत कर अपना रद्द अमल जाहिर किया है कि गजा में 10 माह से जारी जंग में इजरायली फौज जीत से अभी भी बहुत दूर है। आईओएफ ने खत में आगे लिखा है कि हम जो जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम जीत से बहुत दूर हैं। इन बातों से ये वाज़ेह हो गया है कि नेतन्याहू इजरायली कैदियों की जान की परवाह किए बिना अपने सियासी मफाद को हासिल करने में लगा है। इजरायली वज़रा और फौज भी अब खुलकर नेतन्याहू की मुखालफत में उतर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू की सनक जारी है। मकसद साफ है, नेतन्याहू पूरे खित्ते को जंग की आग में झोंकना चाहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर बयान देते हुए कहा है कि मुल्क पोलराइजेशन और नफरत की सियासत की वजह से बुरे दौर से गुजर रहा है। उन्होंने मुसलमानों को उदास न होने की सलाह दी है और कहा है कि ये दौर जल्द ही खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि वादी चनाब के अपने हफ्ता भर के दौरे के तीसरे दिन जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने डोडा जिले के मलिकपुर में पार्टी अहदेदारान और कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को शहरी होने पर फख्र करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हफ्ते को किश्तवाड़ पहुंचे और उनके दौरे का मकसद पार्टी के निचली सतह के कारकुनान से बात करना और आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को यकीनी बनाना है। अब्दुल्ला ने कहा कि हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक मैंने किसी भी वजीर आजम को मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते नहीं देखा। उन्होंने कहा कि लेकिन मौजूदा वजीर आजम अपनी इंतखाबी तकरीरों में कहते हैं कि मुसलमान मुल्क के शहरी नहीं बल्कि दरअंदाज हैं और अगर उन्हें वोट नहीं दिया गया तो उन्हें जायदाद, मकानात और जानवरों और यहाँ तक के मंगलसूत्र में भी हिस्सा दिया जाएगा। हम इसके खिलाफ हैं, हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश करने पर शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। वहीं अकलियती वजीर किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बोर्ड के अरकान से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया है।
उन्होंने पोस्ट में लिखा कि दिल्ली शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान ने वक्फ बिल 2024 लाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। आपको बताते चलें कि वीडियो में बोर्ड का एक मेंबर कहते हुए नजर आया कि खुदा रिजिजू को तरक्की दे, हर गरीब की दुआ उनके साथ है, हमारी बात सुनने के लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। इसके बाद उन्होंने रिजिजू को तोहफतन एक शाल दी। वक्फ बिल 2024 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। अपोजिशन की मुखालफत के बाद इसे पार्लियामेंट की कायमा कमेटी को भेज दिया गया, यानी कि मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी को इसमें तब्दीली करने के लिए इस बिल को भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोई भी शख्स अपनी जायदाद को वक्फ कर सकता है। एक बार जब कोई जायदाद वक्फ हो जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इदारा है जो वक्फ इमलाक के इंतजाम के लिए जिम्मेदार है। मुल्क में शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। अहमदाबाद में इंडियन मुस्लिम लीग भी गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इंडियन मुस्लिम लीग की ब्रांच मुस्लिम यूथ लीग की तरफ से अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक बैठक हुई। इस बैठक में इंडियन मुस्लिम लीग के अफसरान ने गुजरात असेंबली इलेक्शन को लेकर चर्चा की। इस हवाले से एडवोकेट हाशिम कुरैशी ने कहा कि इंडियन मुस्लिम लीग कौमी सतह पर 1948 से हिंदुस्तान में काम कर रही है। यहाँ गुजरात में भी हमारी सियासी जमात इंडियन मुस्लिम लीग सरगर्म है और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। इंडियन मुस्लिम लीग के कई लोगों में सियासी बेदारी की कमी है। मुस्लिम लीग तमाम मज़ाहिब के लोगों की जमात है। इस मौके पर मुस्लिम यूथ लीग गुजरात के सदर जुनैदुद्दीन शेख ने कहा कि मुस्लिम लीग कोई नई जमात नहीं है, बल्कि ये 1995 से गुजरात में थी और हमेशा रही है। यह कौमी पार्टी की सतह पर काम कर रही है। ये पार्टी गुजरात की नई नस्ल के लिए नई हो सकती है, लेकिन पुराने लोग इसे जानते हैं। गुजरात में मुस्लिम लीग आइन के मुताबिक काम कर रही है। हम गुजरात की सूरत हाल और गुजरात के आम लोगों और अक़लियती मसाइल पर बातचीत करेंगे। इंडियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र ह्यूमन विंग की सदर नूरबानो घूस ने कहा कि इस वक्त तो गुजरात में 2 पार्टियां आगे हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम यहाँ ज़रूरतमंदों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं और इस बार असेंबली इंतखाबात में शामिल होंगे। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां मकामी हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद की खबरें आई है। इसके बाद ज्यादातर हिंदू तंजीमों ने बांग्लादेश में बने हालात को लेकर अफसोस का इजहार किया है और कई तंजीमों ने हिंदुस्तान में रह रहे अक़लियतों को वार्निंग दी है कि वो भारत छोड़ दे, नहीं तो उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। बताते चलें कि इस दौरान एक हिंदू तंजीम की सरबराह पिंकी चौधरी ने अपने हामियों के साथ गाजियाबाद पहुंचकर खेमों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर मारना शुरू कर दिया था। इस मामले पर मुल्क में सियासी हलचल मच गई, जिसके बाद अपोजिशन ने हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए। मरकजी अक़लियती वजीर किरण रिजिजू ने इस मामले को लेकर वजाहत दी है और अपोजिशन जमातों पर मुल्क को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया है। रिजिजू ने कहा कि हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, ये दिखाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी अक़लियती मोर्चे के जरिए मुनक़िदा एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए रिजिजू ने कहा कि जब भी पड़ोसी ममालिक में कशीदगी या बदअमनी होती है तो इन ममालिक के लोग हिंदुस्तान में पनाह लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है। मैं भी एक अक़लियत हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई हो। इस मुल्क के नौजवानों के लिए एक वक्त था जब पढ़े लिखे नौजवान बैरून मुल्क जाते थे और वहाँ तरक्की करते थे, लेकिन 2014 के बाद हमने एक बड़ी तब्दीली देखी है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने फ्लड जिहाद के बाद अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ढांचे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इसका गेट जिहाद की निशानी जैसा है और इसके अंदर जाते वक्त शर्म आती है। बताते चलें कि ये निजी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय गुवाहाटी के मज़ाफ़ात में बनाई गई है। ये तालीमी इदारा बंगाली निसाद के एक मुस्लिम शख्स की मिल्कियत है। हिमांता ने यहाँ तक कहा कि वो पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं। इससे कबल शर्मा ने इस यूनिवर्सिटी को सैलाब जिहाद का जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए पहाड़ियाँ काटी जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ सैलाब आ रहे हैं। शर्मा के पीर के रोज़ इस यूनिवर्सिटी पर कमेंट ने मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के बड़े गेट के ऊपर 3 गुंबद बनाए गए हैं, जिससे यहाँ जाने पर शर्मनाक महसूस होता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे हम मक्का जा रहे हैं। असम के वजीर आला ने कहा कि हम कह रहे हैं कि यहाँ इबादतगाह भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप तामीर कर रहे हैं तो मक्का, मदीना, चर्च सब कुछ बनाएं, लेकिन उन्होंने सिर्फ मक्का बनाया है। शर्मा ने मजीद कहा कि इबादतगाह हो, चर्च भी हो और मक्का भी हो, हम तीनों जाएंगे, सिर्फ एक के पास क्यों जाएं। आपको बताते चलें कि ये यूनिवर्सिटी बंगाली निसाद मुस्लिम शख्स महबूबुल हक के इदारे ने कायम की है। वो असम की वादी बारक के करीमगंज जिले के रहने वाले हैं और हक ही यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू फरीक ने केस की सुनवाई को एक तरफा करने की मांग की है।
मुस्लिम फरीक पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जानबूझकर मामले की सुनवाई लटकाना चाहते हैं, इसलिए वक्त पे दस्तावेज दाखिल नहीं कर रहे हैं। जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच केस की समाअत कर रही है। अदालत ने तमाम फरीकीन से तहरीरी बयानात, जवाबात और एतराज़ात दायर करने से मुतालिक मालूमात तलब कर ली है। मुस्लिम फरीक की जानिब से बरकरार रखा गया बयान दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत मांगी गई। हिंदू फरीक ने इसकी मुखालफत की और कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड की दफात के मुताबिक समन जारी होने के 30 दिन के अंदर तहरीरी बयान दाखिल करने का उसूल है। अगर ऐसा ना किया जाए तो अदालत के हुक्म से वजूहात बताते हुए एक मुकर्ररा वक्त मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन ये वक्त भी 90 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। मुस्लिम फरीक ने इस लाजमी उसूल पर अमल नहीं किया, इसलिए अब केस का एक तरफा फैसला होना चाहिए। एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि मुकदमे की बरकरारी के मुतालिक हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत पर कोई रोक नहीं लगाई, इसलिए मसले का फैसला करने में कोई रुकावट नहीं है। मुकदमा नंबर 7 के वकील अजय प्रताप सिंह ने मजीद कहा कि उन्होंने ASI की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कि मजबूत सबूत है। ये किसी और पार्टी की तरफ से दायर नहीं की गई है। ASI की रिपोर्ट इस केस की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसे हुक्मनामे में शामिल नहीं किया गया है। अदालत से इसका नोटिस लेने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से बंद पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर की एक लेन खोलने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, खवातीन और तलबा के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का हुक्म दिया है। बता दें कि इसके लिए पंजाब और हरियाणा की DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग करके इस पर फैसला लेने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस की समाअत 22 अगस्त को होगी। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरान के दरमियान कोई मुआहिदा हो जाता है तो फिर समाअत की तारीख का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की हुकूमतों ने एहतजाज करने वाले किसानों से बात करने के लिए गैर जानबदार कमेटी के अरकान के भी नाम दिए हैं। इस कमेटी के अरकान किसानों और मरकजी हुकूमत के दरमियान सालिसी का काम करेंगे, यानी कि एक मीडियम के तौर पर काम करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च निकाली जाएगी। किसान रहनुमाओं का कहना है कि किसान मजदूर मोर्चा और मुत्तहदा किसान मोर्चा की कॉल पर MSP गारंटी कानून बनाकर माशी आज़ादी के लिए ये मार्च निकाली जाएगी। एक वीडियो जारी करते हुए किसान लीडर सरून सिंह पंढर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, अदालती कार्रवाई अभी तक नहीं आई है। 15 अगस्त का प्रोग्राम भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पढ़ने के बाद दोनों फोरम्स इस पर कुछ कह सकेंगे। रास्ता खुलेगा तो सबके लिए खुशगवार होगा, अच्छी बात होगी। ट्रांसपोर्टर्स, ताजिर, मरीज और आम लोग इसे पसंद करेंगे और उनके लिए आसानी होगी। इससे हमें मुल्क के दारुल हुकूमत में जाकर, यानी कि दिल्ली में आकर अपना एहतजाज करने का हक भी मिलेगा। दोनों फोरम्स बैठकर बात करने के बाद ही इस हवाले से बाज़ाब्ता मालूमात जारी करेंगे। दिल्ली के साबिक डिप्टी CM मनीष सिसोदिया अटक राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय वेस्ट विनोद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करते वक्त मनीष सिसोदिया जज्बाती भी दिखे। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को 17 माह बाद बड़ी राहत मिली थी, जहां उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद वो तिहाड़ जेल से बाहर आते ही सबसे पहले मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की और फिर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश की थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी लीडरान से भी मुलाकात की थी और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की और इस इंतखाबी मुहिम के लिए पदयात्रा निकालने का भी फैसला किया था। वहीं आज वो स्कूल पहुंचे और बच्चों से मिले। मनीष सिसोदिया के साथ वजीर तालीम आतिशी भी मौजूद रहीं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बच्चों से दूरी की वजह से पिछले 17 महीनों में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। दिल्ली में तालीमी इनकलाब को रुकने नहीं दिया जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया और मैं वापस स्कूल में आया हूँ, बच्चों के बीच में आया हूँ। मैं बहुत बार वहाँ ये सोचता रहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वाकई भगवान ही हैं, तो सुबह सुबह अपने भगवान से जाके मिल लो। तो आज मैं अपने भगवान से मिल लिया आके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी के साथ आया और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 17 महीने में दिल्ली सरकार में एजुकेशन का जो काम चल रहा था पहले से, उसको और गति दी है। मेरा धर्म, मेरा कर्म बच्चों से मिलना, बच्चों को समझना, बच्चों के साथ जीना और इन बच्चों को ही देश के लिए तैयार करना, यही था। आज वापस मैं उसमें आया तो मुझे लगा 17 महीने से सबसे ज़्यादा चीज़ कोई अगर मैंने मिस की तो वो ये थी, आज वो भी पूरी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग जारी हो गई है और इसमें IIT मद्रास लगातार छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है। देश के टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 7 IIT शामिल है।
वजारत तालीम ने 12 अगस्त को कौमी इदारा जाती फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग 2024 का ऐलान किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में ये फहरिस्त जारी की है। इसके साथ ही बंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप यूनिवर्सिटियों की दर्जाबंदी में पहले मकाम पर है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे नंबर पर है। NIRF हर साल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की जुमरावार दर्जाबंदी जारी करता है। इस बार रैंकिंग 46 कैटेगरीज में जारी की गई है। 2023 में ये दर्जाबंदी 11 जुमरों में जारी की गई थी। इनमें तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, तहकीकी इदारे, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, डेंटल, आर्किटेक्चर और लॉ कॉलेज शामिल हैं। NIRF 2023 की दर्जाबंदी में सरे फहरिस्त 5 कॉलेजों में दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस हिंदू कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, PSGR क्रिश्मनल कॉलेज बराए ख्वातीन और सेंट जेवियर कॉलेज शामिल थे। DU ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 मकामात की बेहतरी की है और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 6वीं पोजीशन हासिल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि पिछले साल भी DU 2 मकाम से आगे निकल गया था और कौमी सतह पर यूनिवर्सिटी के जुमरे में 11वां मकाम हासिल किया था। 15 अगस्त को लाल किला पर होने वाले यौम आज़ादी के प्रोग्राम के दौरान पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाहदरा स्टेशन के बीच रेल सुबह 6:45 से 9 बजे तक 2 घंटे 15 मिनट के लिए बंद रहेगी, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि कई ट्रेनें मनसूख होंगी, कुछ ट्रेनों के रूट में तब्दीली की जाएगी, कुछ ट्रेनों को मंजिल से पहले ही रोक दिया जाएगा, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वजीर आला शुमाली रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से गाजियाबाद से दिल्ली जंक्शन से साहिबाबाद के दरमियान चलने वाली ट्रेन मनसूख रहेगी। दिल्ली से शामली के दरमियान चलने वाली ट्रेन भी मनसूख रहेगी। गाजियाबाद और दिल्ली के दरमियान चलने वाली कई ट्रेनें उस दिन मनसूख रहेंगी। इसके अलावा ये तब्दीली सिर्फ 15 अगस्त की सिक्योरिटी के पेश नज़र की गई है। साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर भी रूट का डायवर्जन देखने को मिलेगा। लाल किले से लेकर ITO तक रूट तब्दील रहेंगे। कोलकाता में डॉक्टर का रेप और कत्ल के बाद मुल्क भर में डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया। वहीं ये हड़ताल आज भी जारी रही। डॉक्टर्स ने हड़ताल को आज भी जारी रखने का ऐलान किया है। अब इस हड़ताल से मरीजों की जान को खतरा बनाया है। दिल्ली हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक, GB पंत और गुरु नानक आई केयर समेत दीगर अस्पतालों में आज दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों की सुबह से फिर से हड़ताल शुरू हो गई है। अस्पतालों की OPD में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों के पर्चे नहीं बनाए गए। मरीज परेशान होकर वापस घर लौटने को मजबूर हुए। RML अस्पताल में OPD ब्लॉक के बाहर मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। बुजुर्ग, बच्चे परेशान नजर आए। सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल के अहाते में डॉक्टर मिलने का इंतजार करते नजर आए। बता दें कि यहाँ भी OPD सर्विस हड़ताल के मद्देनजर बंद कर दी गई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे। सुबह से ही एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू सभागार के सामने इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल के बाद कई OPD मुतासिर हुई हैं। एम्स अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले की CBI जांच की जाए और डॉक्टर के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए ताकि डॉक्टर पर हो रहे हमलों को रोका जा सके। हालांकि इस हड़ताल से मरीजों की जान को खतरा बन गया है, क्योंकि डॉक्टर की कमी की वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। कई इमरजेंसी वार्ड में मरीज भर्ती हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन उतने नहीं हैं क्योंकि आधे से ज्यादा हड़ताल पर बैठ गए हैं। अगर एक दिन और इस हड़ताल को खींचा गया तो हालात काफी खराब हो सकते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।